यार बंटी, सुनो ना। मैं तुम्हारे साथ एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। अरे वाह। मैं भी यही सोच रहा था। तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली यार। लेकिन कभी तुम्हारे और मेरे बीच डिस्प्यूट हो गया तो? इस बारे में मैंने तो सोचा ही नहीं था। लेकिन हम सीए संजय सराफ सर की गाइडेंस ले सकते हैं। हाँ हाँ, बहुत सही आइडिया है। चलो चलते हैं। हाँ हाँ, चलो अभी चलते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अब ये जो कठिन परिस्थितियां हैं, इन कठिन परिस्थितियों में मैं और मेरे अपना मेंटर की टीम हमेशा कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतनी आपकी सहायता की जा सके, उतनी आपकी हेल्प की जा सके। तो इन्हीं कोशिशों का एक रिजल्ट है कि अब क्या करने वाले हैं हम लोग, काफी सारे टॉपिक्स के रिविजनरी वीडियोस लेकर आने वाले हैं फॉर बोथ ऑडिट एंड लॉ। अब आज हम लोग जो रिवाइज करने वाले हैं, दैट इज वी आर गोइंग टू रिवाइज आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट 1996। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन योर सीए फाइनल पेपर फॉर द इकोनॉमिक लॉस पोर्शन। ठीक है, तो अब देखना, आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट अपन रिवाइज करेंगे एक नए टेक्निक से, दैट इज द बंटी और बबली टेक्निक। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलो यार, दैट इज समथिंग कि जिसके पैसे नहीं लगते बट हमारा इंकरेजमेंट बढ़ता है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बाय क्लिकिंग द बेल आइकन। दोस्तों को रिकमेंड करना मत भूलना। और साथ ही साथ एक गुरु दक्षिणा जो मुझे आपसे चाहिए, वो ये चाहिए कि आप लोग आज से क्या करने वाले हो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट्स डालने वाले हो टू अचीव द एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स। और आप सब बहुत अच्छा करने वाले हो, अपने एग्जाम्स क्लियर करने वाले हो, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करने वाले हो, irrespective ऑफ द सिनेरियो दैट इज गोइंग अराउंड। सो दैट इज द गुरु दक्षिणा दैट आई नीड फ्रॉम योर एंड। अब देखिएगा, बंटी और बबली एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब इनको डर है कि भाई फ्यूचर में जब बिजनेस डिस्प्यूट होगा तो हम किसके पास जाएंगे, हमारा डिस्प्यूट कैसे सेटल होगा। बबली कह रही है, बंटी तू मेरे को कोर्ट में तो नहीं लेके जाएगा ना, तू मेरे को कोर्ट में तो नहीं धकेलेगा ना। अगर तू मेरे को कोर्ट में धकेलेगा तो देखो यार, इतना लंबा चौड़ा जो कोर्ट कचहरी का मामला है उसमें मैं नहीं जाना चाहती। इतना लंबा कोर्ट कचहरी के मामले में मैं नहीं जाना चाहती, प्लीज डोंट ड्रैग मी टू द कोर्ट। तो बंटी और बबली सोच रहे हैं भाई कोर्ट के अलावा और क्या रास्ता हो सकता है इन डिस्प्यूट्स को फ्यूचर में सेटल करने का। तो उन्होंने बोला चलो एक काम करते हैं, सानिध्य सर से पूछते हैं। तो बंटी और बबली आए मेरे पास और पूछा, सानिध्य सर बिजनेस डिस्प्यूट होगा तो बिजनेस डिस्प्यूट के केस में अगर अपने को लिटिगेशन अवॉइड करना है तो उसको अवॉइड करने का क्या कोई और तरीका है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल और तरीके हैं ना। देयर आर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेथड्स अपार्ट फ्रॉम लिटिगेशन, जिनमें मोस्ट पॉपुलर है आर्बिट्रेशन, काउंसलेशन, मेडिटेशन। तो लिटिगेशन में क्या होता है, बहुत लंबा चौड़ा कार्रवाई चल रहा होता है, काफी टाइम तक चल रहा होता है। लेकिन कंपैरेटिवली आप देखोगे कि जो आर्बिट्रेशन है, जो काउंसलेशन है, जो मीडिएशन है, दिस आर द मेथड्स कि जहां पे कम समय में चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं विदाउट गोइंग इनटू द टू मच कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लिटिगेशन। तो अगेन अब बंटी और बबली ने मुझसे पूछा, सर आप ये बताओ कि आर्बिट्रेशन काउंसलेशन, यस नाम तो अच्छा लग रहा है सर, नाम तो अच्छा लग रहा है। मैंने बोला बेटा नाम भी अच्छा है, इसका अलग से एक्ट भी बना हुआ है, आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट 1996। तो बोला कि अच्छा सर आप ये बताइए कि आर्बिट्रेशन और काउंसलेशन क्या होता है, हमें कौन से मेथड में जाने चाहिए और क्या होता है। तो अगेन सानिध्य सर ने बोला कि देखो बेटा मैं तो तुमको बता देता हूं कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, काउंसलेशन क्या होता है, दोनों में सिस्टम क्या होता है। डिसाइड आपको करना है कि आपको आर्बिट्रेशन में जाना है या काउंसलेशन में जाना है, उस चीज में मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा। तो सानिध्य सर ने समझाया कि आर्बिट्रेशन और काउंसलेशन में क्या डिफरेंस है और लिटिगेशन से वो क्यों अलग है। तो देखो यार, आर्बिट्रेशन में और काउंसलेशन में क्या होता है। आर्बिट्रेशन के अंदर व्हाट हैपेंस इज दैट, मैंने बोला कि बंटी और बबली को देखो आप लोग क्या कर लो, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लो। आप लोग क्या कर लो, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लो। तो आर्बिट्रेटर एक ऐसा बंदा होगा जो न्यूट्रल होगा, जो अनबायस्ड वे में क्या कर सकेगा, डिसीजन सुना पाएगा। तो कल को आपका डिस्प्यूट होता है, चाहे वो डोमेस्टिक बिजनेस का डिस्प्यूट हो या फिर इंटरनेशनल कॉमर्स डिस्प्यूट हो, इंटरनेशनल कॉमर्स आर्बिट्रेशन हो, तो आप क्या करो, उस डिस्प्यूट को उस आर्बिट्रेटर के पास लेके जाओ। लेकिन जरूरी है कि वो जो आर्बिट्रेटर है वो न्यूट्रल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई पक्षपात ना करे। तो आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लीजिए और वो जो आर्बिट्रेटर है उसको डिस्प्यूट रेफर कर दीजिए। वो जो आर्बिट्रेटर है वो क्या करेगा, आपके फैक्ट्स को एग्जामिन करके फैसला सुना देगा और वो जो फैसला सुनाएगा आप लोग मान लेना। तो बेसिकली वो जो आर्बिट्रेटर क्या करने वाला है, वो एक ऑर्डर नहीं देने वाला है। वो जो आर्बिट्रेटर होगा वो एक आर्बिट्रल अवार्ड डिक्लेयर करेगा, राइट। वो एक आर्बिट्रल अवार्ड डिक्लेयर करेगा एंड अकॉर्डिंगली आप क्या करना, उस आर्बिट्रल अवार्ड को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना।
तो अगेन बंटी एंड बबली ने सानिध्य सर से पूछा कि सर आर्बिट्रेटर कितने होने चाहिए, क्या एक ही आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना जरूरी है? मैंने बोला ऐसा नहीं है, आर्बिट्रेटर आप चाहो तो ज्यादा भी अपॉइंट कर सकते हो, एक के बदले 3 भी अपॉइंट कर सकते हो, 5 भी अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली ओड नंबर्स में ही होना चाहिए। हालांकि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि कभी कभी इवन नंबर भी चलता है, बट नॉर्मली ओड नंबर्स में ही होना चाहिए, ताकि अगर 3 आर्बिट्रेटर है तो 3 में से 2 का फैसला एक तरफ आ जाएगा, तो एक जजमेंट बाइंडिंग होगा। ठीक है, तो और जो आर्बिट्रेटर्स है वो क्या होने चाहिए? न्यूट्रल होने चाहिए, अनबायस्ड होने चाहिए, यूनिलैटरल कम्युनिकेशन अवॉइड करेंगे, दोनों पार्टीज को इक्वली के साथ ट्रीट करेंगे, और जो आर्बिट्रेशन होगा, जो उसका फाइनल आउटकम होगा, आर्बिट्रल अवार्ड होगा और उसको इन्फोर्स किया जा सकेगा। और ये जो आउटकम होगा कौन डिसाइड करेगा? ये जो आउटकम होगा इसको आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। ये जो आउटकम होगा आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, सर यानी आर्बिट्रेटर में भी अल्टीमेटली वी बोथ आर फाइटिंग विद ईच अदर, राइट? यस, you both are fighting with each other, there is adversaries between you and you both are fighting with each other, and ultimately एक आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर का पैनल है जो क्या करने वाला है, आपके बिहाफ में एक आर्बिट्रल अवार्ड डिसाइड करने वाला है। बोला सर एक काम करिए, काउंसलेशन का मतलब बताइए सर, काउंसलेशन क्या होता है? तो मैंने बोला कि देखो भाई, तुम लोग के बीच प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा है, तो इन दैट केस आप लोग काउंसलेशन में भी जा सकते हो। काउंसलेशन भी डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स दोनों के लिए ही होता है। काउंसलेशन में क्या होता है कि आप एक काउंसलेटर को अपॉइंट कर लीजिए। आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अपॉइंट करने की जगह एक काउंसलेटर को अपॉइंट कर लीजिए। मैक्सिमम 3 काउंसलेटर को आप अपॉइंट कर सकते हो, अनलाइक आर्बिट्रेशन जहां पे कोई लिमिट नहीं है। तो मैक्सिमम 3 काउंसलेटर को आप अपॉइंट कर लीजिए। वो क्या करेंगे? वो कोई खुद फैसला नहीं सुनाएंगे, वो कोई खुद ऑर्डर नहीं देंगे, वो बंटी और बबली को साथ में बैठाएंगे और बंटी और बबली को बोलेंगे बेटा डिस्कस करो, आपस में डिस्कस करो, डिस्कशंस वो अराइज करेगा, वो डिस्कशंस अराइज करेगा और डिस्कशंस के साथ साथ वो नेगोशिएशंस करवाएगा, वो नेगोशिएशन में हेल्प करेगा। काउंसलेटर क्या करेगा? काउंसलेटर ऑन द टेबल सॉल्यूशन लेकर आएगा। तो काउंसलेटर क्या करेगा? ऑन द टेबल सॉल्यूशन लेकर आएगा कि देखो यू कैन गो फॉर दिस सॉल्यूशन या यू कैन गो फॉर दिस सॉल्यूशन, एंड जो बंटी और बबली को उस वक्त बेस्ट सॉल्यूशन लगे, जो कि दोनों के लिए विन विन होगा, वो उस सॉल्यूशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। और काउंसलेशन के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी का खासा ध्यान रखा जाएगा, और काउंसलेशन के अंदर जो फाइनल आउटकम होगा वो होगा एक सेटलमेंट एग्रीमेंट, कि जो काउंसलेटर है वो क्या करेगा? दोनों पार्टीज को बोलेगा आप लोग म्यूचुअली डिस्कस कीजिए, साथ में वो नेगोशिएशन में हेल्प करवाएगा। उसके बाद एक सेटलमेंट एग्रीमेंट एंटर हो जाएगा जब दोनों पार्टीज आपस में डिसाइड कर लेंगे। ये सेटलमेंट एग्रीमेंट आर्बिट्रेटर जो काउंसलेटर है वो नहीं बना रहा है, ये दोनों पार्टीज म्यूचुअली बना रही है। और ये जो सेटलमेंट एग्रीमेंट होगा, उन्होंने पूछा सर क्या ये ऑरली हो सकता है? बंटी बबली ने पूछा सानिध्य सर क्या ये ऑरली हो सकता है? नहीं बेटा, ये ऑरली नहीं हो सकता, ये राइटिंग में होना चाहिए, ऑथेंटिकेटेड बाय काउंसलर होना चाहिए, और ये इन्फोर्स भी हो सकता है। और ये जो फाइनल आउटकम है ये डिसाइड किया जाएगा बाय द म्यूचुअल डिस्कशन बिटवीन पार्टीज। और काउंसलेशन के अंदर एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे कोई भी एडवर्सरीज नहीं है, मतलब दोनों पार्टीज आपस में झगड़ नहीं रहे हैं। यहाँ पे विन लूज का सिचुएशन नहीं है कि एक पार्टी जीतेगा तो दूसरा पार्टी हारेगा। यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि दोनों पार्टी विन विन के सिचुएशन में अराइव करे और दोनों पार्टी का भला हो। फिर बंटी बबली ने पूछा सर काउंसिल मीडिएशन बोल के भी हमने कुछ सुना था सर कि मीडिएशन भी एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, तो सर क्या आप गाइड कर सकते हो कि मीडिएशन क्या होता है, वो काउंसिलेशन से कैसे अलग है? तो सानिध्य सर ने समझाया, देखो बेटा मीडिएशन भी काउंसिलेशन की ही तरह है, लेकिन जो काउंसिलेशन है उसका जो स्कोप है वो मीडिएशन से ज्यादा है। जो काउंसिलेशन है वो एक ब्रॉडर टर्म है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, राइट? ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और मीडिएशन के अंदर क्या होता है कि एक मीडिएटर अपॉइंट कर लिया जाता है, और वो जो मीडिएटर है मेनली सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, दोनों पार्टीज को एंकरेज करता है डिस्कशंस के लिए, दोनों पार्टीज को सिर्फ और सिर्फ डिस्कशंस के लिए एंकरेज करता है। वो वहां पे ना अलग अलग सॉल्यूशंस लाकर नहीं देता ऑन द टेबल लाइक द काउंसिलेशन। तो दैट इज वन ऑफ द डिफरेंस। प्लस काउंसिलेशन के लिए एक अलग से एक्ट है, काउंसिलेशन एक्ट, और मीडिएशन के लिए अलग से एक्ट नहीं है। तो इस तरीके के डिफरेंसेस दिए हुए हैं। तो अगेन बंटी बबली ने पूछा, सर क्या आप ही हमारे लिए आर्बिट्रेटर नहीं बन सकते हो? सर आप ही हमारे लिए काउंसलेटर नहीं बन सकते हो? आप तो जस्टफुल भी हो, आप तो बायस्ड भी नहीं हो, आप तो न्यूट्रल भी हो, तो क्या आप हमारे लिए आर्बिट्रेटर नहीं बन सकते हो? तो मैंने बोला बिल्कुल बन सकते हैं जी, फीस दे दीजिए, फीस मिल जाएगा हाथों में, तो आर्बिट्रेटर भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अनबायस्ड वे में फैसला कर लेंगे। तो अब बंटी बबली को थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया और उन्होंने बोला कि सर फटाफट बता दो, अब पूरा ओवरव्यू दे दो फटाफट। तो देखो भाई, अगर हम बात करें तो काउंसलेशन तो यार छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मैंने बंटी बबली को बोला कि देखो जी, काउंसलेशन जो है
दैट इज अ वेरी वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने आपको मतलब समझाया, काउंसलेशन के कुल मिला के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो मैंने बोला कि जो काउंसलेशन है वो वॉलंटरी है, मतलब आप अपनी मर्जी से काउंसलेशन में एंटर करोगे, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा। दूसरा वो नॉन एडवर्सियल है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई राइवलरी नहीं है, दोनों पार्टीज कोशिश करेंगे विन विन सिचुएशन में अराइव करने की। तीसरा, अगर आप मुझे काउंसलेटर अपॉइंट करते हो तो मैं आपको असिस्ट करूंगा, ये एक असिस्टेड प्रोसीजर होगा। फोर्थ, हम लोग एक सेटलमेंट में पहुंचेंगे जिसको कहेंगे सेटलमेंट एग्रीमेंट। और पांचवा, कॉन्फिडेंशियलिटी का खास करके ध्यान रखा जाएगा काउंसलेशन में। तो सी फॉर काउंसलेशन, सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट। तो वॉलंटरी, नॉन एडवर्सरल, असिस्टेंट प्रोसीजर, फाइनलिटी ऑफ सेटलमेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो उन्होंने बोला ओके सर, हमारी मर्जी होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आप हमें असिस्ट करोगे, आप सेटलमेंट कराओगे, और सर आप कॉन्फिडेंशियलिटी का भी ध्यान रख लेना। मैंने बोला बिल्कुल। काउंसलेशन कैसे गवर्न होता है? एक तो आर्बिट्रेशन काउंसलेशन एक्ट 1996 से गवर्न होता है, और एक सेक्शन 89 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से गवर्न होता है। जो भी डिस्प्यूट अराइज होता है आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो या ना हो, उसको काउंसलेट किया जा सकता है, चाहे वो डोमेस्टिक डिस्प्यूट हो या वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो। कितने नंबर ऑफ काउंसलेटर्स हो सकते हैं हमारे देश के अंदर? मैक्सिमम 3 काउंसलेटर्स हो सकते हैं। इट कैन रेंज फ्रॉम 1 to 3। सर काउंसलेटर्स कौन अपॉइंट करेंगे? मैंने बोला बंटी बबली बेटा आप भी अपॉइंट कर सकते हो, या फिर जो प्रोफेशनल एजेंसीज है देश के अंदर आप उनको भी अप्रोच कर सकते हो। दे विल अपॉइंट द काउंसलेटर ऑन योर बिहाफ। फिर उन्होंने पूछा सर आपको अगर हमने काउंसलेटर अपॉइंट किया तो आप प्रोसीजर क्या फॉलो करोगे? मैंने बोला बेटा आप लोग मुझे डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सबमिट कर देना, एविडेंसेस सबमिट कर देना, फिर मैं आप लोगों को बैठाऊंगा, आप लोगों को एनकरेज करूंगा, डिस्कशंस करवाऊंगा और अकॉर्डिंगली सेटलमेंट में अराइव करूंगा। फिर बंटी बबली ने पूछा सर एक बार काउंसलेशन शुरू हो गया तो क्या हम जुडिशरी के पास जा सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं? मैंने बोला बेटा नहीं, अगर एक बार काउंसलेशन शुरू हो गया तो काउंसलेशन कोई मजाक नहीं है, इसका एक अलग से एक्ट है, आप उसके बाद कोर्ट में नहीं जा सकते हो। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर मान लो तुम्हारा राइट अफेक्ट हो रहा है तो अपने राइट को प्रिजर्व करने के लिए तुम कोर्ट में जा सकते हो। तो दिस इज द एक्सेप्शन कि वैसे तो तुम कोर्ट में नहीं जा सकते, आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते वंस द काउंसलेशन स्टार्ट्स, लेकिन अपने राइट को प्रिजर्व करने के लिए तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर काउंसलेशन और मीडिएशन का मतलब मुझसे बंटी बबली ने पूछा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, बंटी बबली को बताया था कि जो काउंसलेशन का आउटकम होता है वो एक सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है। तो मीडिएशन का जो एक आउटकम होता है वो सिर्फ एक नॉर्मल एग्रीमेंट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है, उसका ब्रीच भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाता है। लेकिन जो काउंसलेशन का आउटकम है वो एक सेटलमेंट एग्रीमेंट है। काउंसलेशन गवर्नड है बाय द आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट, जबकि मीडिएशन के लिए एज सच कोई अलग से एक्ट नहीं है। इट इज गवर्नड बाय सेक्शन 89 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908। लेकिन मैंने उनको बता दिया बंटी बबली को कि देखो बेटा कॉन्फिडेंशियलिटी समथिंग की दोनों ही जगह इंपॉर्टेंट है। मीडिएशन भी कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर बेस्ड है और जो काउंसलेशन है वो भी कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर बेस्ड है। और जो मीडिया काउंसलेशन का आउटकम है वो क्या है? एक सेटलमेंट एग्रीमेंट है। और सेटलमेंट एग्रीमेंट की बात करें तो उन्होंने पूछा सर सेटलमेंट एग्रीमेंट क्या उसका कोई लीगल वैलिडिटी होता है क्या, कैसे होता है वो? बोला देखो सेटलमेंट एग्रीमेंट जो होता है बेटा वो काउंसलेशन का क्या होता है? आउटकम होता है, और सेम इट हैज द सेम स्टेटस एज दैट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। तो मैंने उनको समझा दिया अच्छे से, सानिध्य सर ने अच्छे से समझा दिया कि देखो बेटा आप काउंसलेशन में भी जाओगे तो वहां पे जो आर्बिट्रल अवार्ड होगा ना, तो काउंसलेशन में भी जो सेटलमेंट एग्रीमेंट हो रहा है उसको भी सेम स्टेटस मिलेगा, सेम दर्जा मिलेगा एज द आर्बिट्रल अवार्ड। खाली फर्क ये होगा ऑब्वियसली कि यहाँ पे पार्टीज ने खुद डिसाइड किया है सेटलमेंट एग्रीमेंट। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस होंगे सेटलमेंट अवार्ड के अंदर। बोला बेटा इनिशियल स्टेप ये होगा कि आप डिस्प्यूट को मेरे पास यानी काउंसलेटर के पास लेकर आओगे, मैं सजेशंस एनकरेज कराऊंगा, फिर आप लोग एक सेटलमेंट एग्रीमेंट एंटर कर लोगे जो कि राइटिंग में होगा, म्यूचुअली एग्रीड होगा, मैं भी ऑथेंटिकेट करूंगा। इनफैक्ट मैंने बोला, मैं यानी काउंसलेटर, सानिध्य सर यानी काउंसलेटर, और इनफैक्ट मैंने बोला आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नो लीगल सैंक्टिटी, नो लीगल ऑथेंटिसिटी टू द सेटलमेंट एग्रीमेंट इफ द काउंसलर फेल्स टू ऑथेंटिकेट। तो मैंने बोला देखो देखो देखो, जब तुम सेटलमेंट एग्रीमेंट कराओगे अगर मुझसे ऑथेंटिकेट नहीं कराओगे तो उसको कोई वैलिडिटी नहीं मिलेगा। और इन्फोर्समेंट सेम स्टेटस एज द आर्बिट्रल अवार्ड एंड कुड बी इन्फोर्स्ड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908। ठीक है ना, इसको इन्फोर्स किया जा सकता है अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908। तो ये तो हो गया सर काउंसलेशन की बात, हमें समझ आ गया। अब बंटी बबली ने पूछा सर अब आर्बिट्रेशन के बारे में थोड़ा सा बताओ, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया था कि आर्बिट्रेशन में क्या क्या चीजें हैं। तो सानिध्य सर ने बोला देखो बंटी और बबली, सबसे पहले लिटिगेशन और कोर्ट के बीच डिफरेंस समझ लो। लिटिगेशन में क्या होगा कि प्लेस कोर्ट डिसाइड करेगा, कौन लोग जज करने वाले हैं वो भी लॉ डिसाइड करेगा। तो मैटर, प्लेस,
द पीपल, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड इन द कोर्ट। लेकिन आर्बिट्रेशन में तुम लोग के पास पावर है, तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कौन आर्बिट्रेटर होगा, सानिध्य सर होंगे या कौन होगा, या शाहरुख खान होगा या कौन होगा, या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स होगा, यू कैन डिसाइड। प्लस मैंने बोला देखो भैया, तुम लोग को पब्लिक में चीजें उछालने का मतलब लिटिगेशन में जाओ, लेकिन अगर प्राइवेटली सारा काम करना है तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में आ जाओ। लेकिन मैंने बोला देखो भैया, लिटिगेशन में एक चीज है, अपील का राइट होगा तुम्हारे पास, जबकि आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रल अवार्ड को जल्दी से चैलेंज नहीं किया जा सकता है। सिर्फ 2-3 ग्राउंड्स है जहां पे आप आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। और मैंने एक चीज और समझा दिया कि देखो एक चीज याद रखना कि अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट है, कोई कॉमर्स डिस्प्यूट है, बिजनेस डिस्प्यूट है, तो अगर फॉरेन कंट्री का कोई मामला है तो लिटिगेशन में उसको इन्फोर्स करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन आर्बिट्रेशन क्या होता है, वो एक इंटरनल लॉ होता है पार्टीज के बीच, तो वहां पे उससे आर्बिट्रेशन अवार्ड को, आर्बिट्रल अवार्ड को फॉरेन नेशंस में इन्फोर्स कराना कंपैरेटिवली इजियर होता है। और इनफैक्ट सानिध्य सर ने एक बात और बंटी बबली को बता दी कि ज्यादातर जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जो आर्बिट्रल पैनल्स होते हैं, जनरली बिजनेस हाउसेस आज के टाइम में प्रेफर करती है कि वो जो आर्बिट्रेशन कराना है वो सिंगापुर वगैरह में कराना है एंड नॉट इन इंडिया, बिकॉज वहां का आर्बिट्रेशन पैनल जो है बहुत अच्छा होता है और कंपैरेटिवली चीजें स्ट्रीमलाइन मैनर में हो जाती है। तो इससे एक डाउट और अराइज हो जाता है कि सर जो आर्बिट्रेटर है क्या वो फॉरेनर हो सकता है, क्या वहां जो लॉयर्स है वो फॉरेनर हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एज सच आर्बिट्रेटर का कोई वहां पे नेशनलिटी नहीं होता, देयर इज नो नेशनलिटी फॉर द आर्बिट्रेटर, तो फॉरेनर वहां पे अलाउड है, एज सच कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर बंटी बबली ने पूछा सर 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 बताओ मुझे आर्बिट्रेशन और काउंसिलेशन एक्ट में कौन कौन सी ऑथोरिटीज इन्वॉल्व हैं? तो मैंने बोला बेटा 3 ऑथोरिटीज इन्वॉल्व हैं। पहला जुडिशियल ऑथोरिटी इन्वॉल्व है, दूसरा कोर्ट इन्वॉल्व है, तीसरा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन्वॉल्व है जब उनको अपॉइंट करने को बोला जाता है आर्बिट्रेटर। जुडिशियल अथॉरिटी कौन है सर? बोला जुडिशियल अथॉरिटी बेटा कोर्ट भी हो सकता है, कंज्यूमर फोरम भी हो सकता है, लेकिन ये कोर्ट से बड़ा है, प्रैक्टिकली इसका जो स्कोप है वो बड़ा है। तो क्या होता है बेसिकली कि जब हम जुडिशियल अथॉरिटी की बात करते हैं उसमें कोर्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन जब हम कोर्ट की बात करते हैं तो कोर्ट ऑलवेज विल कम इन द जुडिशियल अथॉरिटी। उसके बाद कोर्ट, तो अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन के केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द रेलिवेंट कोर्ट और इंटरनेशनल कॉमर्स आर्बिट्रेशन के केस में हाई कोर्ट इज द रेलिवेंट कोर्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बंटी और बबली ने मान लीजिए डिसाइड किया कि वो खुद आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करेंगे, जो आर्बिट्रेटर वो क्या करेंगे, कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दीजिए। सो इन दैट केस अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन का मामला है तो वो लोग हाई कोर्ट के पास जाएंगे, और अगर इंटरनेशनल कॉमर्स आर्बिट्रेशन का मामला है तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है सर आर्बिट्रेशन का? मैंने बोला देखो बंटी बबली समझो ध्यान से, यहां पे क्या हो रहा है, डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो रहा है, एक थर्ड पार्टी का अपॉइंटमेंट हो रहा है जो कि एक आर्बिट्रल है, और वो जो थर्ड पार्टी है वो न्यूट्रल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, और वो जो डिसीजन सुनाएगा वो एक फाइनल और बाइंडिंग डिसीजन होगा। फिर बंटी बबली ने पूछा सर 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 हमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंटर करना है, बताओ कैसे करें, ऑरली कर लें क्या, फोन में कर लें क्या? मैंने बोला बेवकूफी नहीं करनी भैया, तुम लोग सीए फाइनल कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट राइटिंग में एंटर करो। सर अलग से रिटर्न एग्रीमेंट बनाना जरूरी है, अलग से रिटर्न एग्रीमेंट? मैंने बोला नहीं, अलग से रिटर्न एग्रीमेंट बनाना जरूरी नहीं है, आप अलग से रिटर्न एग्रीमेंट बना भी सकते हो, या फिर एक क्लॉज भी हो सकता है आपके एग्रीमेंट में, दैट इज द आर्बिट्रेशन क्लॉज, बट लिखित में होना जरूरी है। उसके बाद मैंने बोला बचपन में आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है ना बेटा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते थे क्लैरिटी होना चाहिए था, कंसेंसस एडिडम होना चाहिए था, याद है ना कंसेंसस एडिडम? तो यहां भी आर्बिट्रेशन का भी आप क्या कर रहे हो, एक एग्रीमेंट एंटर कर रहे हो, तो आपके बीच क्या होना चाहिए, कंसेंसस एडिडम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसेंसस एडिडम होना चाहिए। और उसके बाद बोला बेटा डिस्प्यूट आपको क्या करना है, रेफर करना है आर्बिट्रेशन एक्ट में, पहले बताओ कौन सा डिस्प्यूट है? तो बबली बोल रही है सर 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 बंटी मेरे को शॉपिंग में नहीं लेके गया, बंटी मेरे को शॉपिंग में नहीं लेके गया सर, इस चीज का डिस्प्यूट हो सकता है फ्यूचर में। मैंने बोला अरे पागल गवारो, दिस इज नॉट ए डिस्प्यूट दैट इज अराइजिंग फ्रॉम ए लीगल रिलेशनशिप, ओनली डिस्प्यूट्स दैट कैन अराइज फ्रॉम ए लीगल रिलेशनशिप कैन बी सबमिटेड टू द आर्बिट्रेशन, ध्यान रख लेना इस बात को। फिर मुझसे पूछा गया सर और भी ऐसी चीजें हैं क्या जो आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकती? मैंने बोला हाँ और भी चीजें हैं, जैसे जितनी भी क्रिमिनल नेचर की चीजें हैं वो आर्बिट्रेशन के पास नहीं जा सकता, मैट्रिमोनियल शादीशुदा से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आर्बिट्रेशन के पास नहीं जा सकता, मॉर्टगेज, विल्स, तो इस तरीके से और भी लिस्ट दी है कि क्या क्या चीजें आर्बिट्रेशन के पास नहीं जा सकता, आप लोग एक बार अच्छे से रेफर कर लीजिएगा। फिर उन्होंने बोला सर 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 कल जब हम लीगल रिलेशनशिप है, ठीक है, बोला वो मजाक छोड़ दो सर, लीगल रिलेशनशिप है, क्लैरिटी ऑफ कंसेंट भी है, कंसेंसस एडिडम भी है, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी है, और फिर सर कल बाद में क्या होगा, बाद में आप लोग मेरे पास आओगे यानी आर्बिट्रेटर के पास आओगे, और आर्बिट्रेटर क्या करेगा, सारी चीजें देखेगा, एक आर्बिट्रल अवार्ड डिक्लेयर करेगा जो कि फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा, ठीक है ना, फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा।
इंटरनेशनल कॉमर्स आर्बिट्रेशन क्या होता है सर? देखो बेटा, बंटी और बबली दोनों कौन है? इंडियंस हैं, तो आप लोग डिस्प्यूट के लिए एग्रीमेंट एंटर कर रहे हो, दैट इज अ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। लेकिन अगर बंटी और बबली कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन एंटर करने वाले हैं, लेट अस से विद ए बॉडी कोऑपरेट इन ए फॉरेन कंट्री, और वहां कोई डिस्प्यूट की प्रोबेबिलिटी है, तो वो एक इंटरनेशनल कॉमर्स आर्बिट्रेशन हो जाएगा। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी इन्वॉल्व है, फॉरेन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ऑफ ए फॉरेन कंपनी इन्वॉल्व है, कोई भी इंडिविजुअल जो बाहर का रेसिडेंट है वो इन्वॉल्व है, तो वो कहलाया जाएगा इंटरनेशनल कॉमर्शियल एग्रीमेंट। कितने तरीके के सर आर्बिट्रेशन के एग्रीमेंट हो सकते हैं? तो मैंने बताया बंटी बबली को। देखो बेटा, आपने बचपन में क्या पढ़ा है अल्फाबेटिकली? ए बी। बस रुक जाओ, ए बी। और सानिध्य सर का नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? एस। सानिध्य सर का नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? एस। आर्बिट्रेशन का नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से। तो बस टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एएस। टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एएस। आर्बिट्रेशन क्लॉज, सबमिशन एग्रीमेंट। ठीक है, दो तरीके का हो सकता है। तो आर्बिट्रेशन क्लॉज बेसिकली क्या होगा? प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही होगा, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही होगा। और सबमिशन एग्रीमेंट क्या है? सबमिशन एग्रीमेंट मतलब जब डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा उसके बाद आपने एक एग्रीमेंट एंटर कर लिया। टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। बंटी बबली ने बोला सर एक चीज बताओ, हमने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एंटर कर लिया बाद में, लेकिन हमें लगा हमें टर्मिनेट करना है, कैंसिल करना है। मैंने बोला एक चीज बताओ, जब एग्रीमेंट बनाया था तो मिलके बनाया था ना, तो टर्मिनेट भी करना है तो मिलके करो ना यार, कौन रोक रहा है तुम्हें? वो एक इंटरनल कानून है तुम्हारे लिए। म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, यू कैन ऑलवेज टर्मिनेट। म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए, यू कैन ऑलवेज टर्मिनेट। मान लीजिए लेट अस से तुम दोनों बिजनेस कर रहे हो, लेट अस से कि भाई हम लोग इस पर्टिकुलर शहर के अंदर दारू बेचेंगे और वहां पे कोई डिस्प्यूट हो गया तो हम आर्बिट्रेशन पैनल के पास जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने ही बैन कर दिया कि दारू जगह बेचना अलाउड ही नहीं है। आप किसी एसी कंपनी के मेंटेनेंस सर्विस को देख रहे हो एक रीजन में, और वहां आपके साथ एक एग्रीमेंट एंटर किया गया है कि डिस्प्यूट होगा तो आर्बिट्रेशन में जाएगा, उस एसी कंपनी ने रीजन में ऑपरेशन से बंद कर दिए, तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट हो गया, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी टर्मिनेट हो जाएगा। म्यूचुअल कंसेंट है आपका, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी टर्मिनेट हो जाएगा। अगर तुम में से कोई भी भगवान के पास पहुंच गया, तुम्हारी मृत्यु हो गई अनफॉर्चुनेटली, तब भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा, बिकॉज तुम लोग ने तो एग्रीमेंट एंटर किया था। या फिर भगवान की मर्जी, ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो बेटा ये सारे कारण हैं जहां पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या हो सकता है सर? टर्मिनेट हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना? और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के वैलिड होने के लिए भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जो मैटर तुम क्या कर रहे हो, जो डिस्प्यूट के बारे में तुम सोच रहे हो आर्बिट्रेशन में जाना है, वो कैपेबल होना चाहिए ऑफ बीइंग रेफर टू आर्बिट्रेशन। लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। कुछ मैटर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्बिट्रेशन पैनल के पास नहीं जा सकता, जैसे कि क्रिमिनल का नेचर का हो गया, जैसे कि मैट्रिमोनियल नेचर का हो गया, मैट्रिमोनी नेचर का हो गया, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो क्या करेगा? वो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी लेकर डिसीजन लेगा, वो आपको ध्यान रखना है। और जो एग्रीमेंट में होगा, एग्रीमेंट जो होगा वो राइटिंग में होगा, वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही डॉक्यूमेंट में राइटिंग में हो। कोई पार्टिकुलर फॉर्म भी नहीं है, कोई पार्टिकुलर टेम्पलेट भी नहीं है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का। मेल के अंदर भी आप चीजें कम्युनिकेट करते हो तो वो भी एक वैलिड एग्रीमेंट बन सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना? फिर बोला सर एक चीज बताओ। हम तो सोच रहे हैं सर आपको ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेंगे, आपको ही आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, तो इन दैट केस सर क्या क्या रिक्वायरमेंट है? मैंने बोला देखो बेटा, एक तो मेन रिक्वायरमेंट यही है कि देयर शुड बी ए लैक ऑफ बायसनेस। वो बंदा न्यूट्रल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, फेवर नहीं करेगा किसी को। तो मैं बिल्कुल अनबायस्ड हूं, किसी को फेवर नहीं करूंगा। दूसरा, वो बंदा कैपेबल होना चाहिए ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, और मैं कैपेबल हूं ऑफ एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। फिर उन्होंने बोला सर हम मारिया शारापोवा को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना चाहते हैं, वो तो विदेश में रहती है सर, ऑस्ट्रेलिया में रहती है, तो क्या अपॉइंट कर सकते हैं? मैंने बोला कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर्बिट्रेटर किसी भी नेशनलिटी का हो सकता है, राइट। जब बायसनेस की बात आती है सर, एक चीज बताना, आपने बोला कि आर्बिट्रेटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए। कोई लिस्ट है क्या लॉ में? बोला बेटा लिस्ट तो है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक बंदा है जो ऑलरेडी बंटी का एम्प्लॉय है, बंटी का एडवाइजर है, बंटी का लॉयर है, या बंटी का फैमिली मेंबर है, क्लोज फैमिली मेंबर है, या बबली का है, या बंटी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, या मान लीजिए जिसको आपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, सपोज मुझे अपॉइंट किया। अगर लेट अस से एग्जांपल, बंटी से मेरे को 10 लाख रुपए मिलने हैं और मुझे पता है कि अगर बंटी जीतेगा तभी मेरे को 10 लाख मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, तो मैं चाहूंगा कि बंटी जीत जाए। तो आर्बिट्रेटर का कोई ऐसा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो ये सारा केसेस क्या होगा? बायसनेस का केस होगा। तो सर ऐसा है क्या कि अगर आर्बिट्रेटर जिसको हम बनाना चाह रहे हैं वो एम्प्लॉय है, कंसल्टेंट है, एडवाइजर है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो हम उसको बना ही नहीं सकते? ऐसा नहीं है, कोई लॉ नहीं है। These are objectionable grounds
कि जिसको कंसिडर करना चाहिए आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करते हुए। लेकिन अगर बंटी और बबली आप लोग दोनों राजी हैं, आपको पता है कि एक बंदा ऑलरेडी एम्प्लॉय है, कंसल्टेंट है, एडवाइजर है, या उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उसके बाद भी आप बिल्कुल डिसाइडेड है कि अपने को इसी बंदे को आर्बिट्रेटर बनाना है, देन यू कैन गो अहेड, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन अगर एक बार आप दोनों को पहले से ही पता था उस ऑब्जेक्शनेबल ग्राउंड के बारे में और फिर भी आपने एक बंदे को आर्बिट्रेटर बना दिया है, तो बाद में चल के आप क्या नहीं कर सकते, अपने डिसीजन से पीछे नहीं हट सकते। हाँ, कोई नया ग्राउंड आ गया, नया ऑब्जेक्शनेबल क्लॉज आ गया, तब जाकर आप उस चीज को चैलेंज कर सकते हो। सर आर्बिट्रेटर के ड्यूटीज क्या होंगे? देखो बेटा, आपने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट क्यों किया है? आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स कैरी आउट करने के लिए, टाइम बचाने के लिए। तो ही शुड कंडक्ट द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स विदाउट डिले। उसको पार्शियल रहना चाहिए, दोनों पार्टीज को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी का ध्यान रखना चाहिए, सारी चीजें डिस्कस करनी चाहिए, एक बंदे से कम्युनिकेट करके फैसला नहीं सुनाना चाहिए, सारी की सारी लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो करनी चाहिए। लेकिन मैंने एक चीज और कम्युनिकेट कर दिया, देखो बेटा, वो जो आर्बिट्रेटर है, चाहे तुम मुझे अपॉइंट करो, मैं चाहूंगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। और एक चीज याद रखना, अगर मैं रिजाइन करूंगा, मैं तेरे को रीजन भी नहीं बता के जाऊंगा, मेरी मर्जी है। मैं अगर रिजाइन करके जाता हूं तो मैं रीजन बताऊं, मैं ना बताऊं, मेरी मर्जी। ये चीज ध्यान रख लेना। आर्बिट्रेटर रीजन बताए ना बताए उसकी मर्जी। सर हम भी निकाल सकते हैं कि आर्बिट्रेटर को बिल्कुल निकाल सकते हो, अपॉइंट अपनी मर्जी से किया था, निकाल भी सकते हो, म्यूचुअल कंसेंट है तो। या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया, आर्बिट्रेटर की डेथ हो गई, आर्बिट्रेटर इनकैपेबल बन गया, आर्बिट्रेटर ने खुद विड्रॉ कर लिया, तो दिस आर द केसेस। या फिर कोर्ट ने डिसाइड कर लिया, एक बंदा कोर्ट के पास एप्लीकेशन लेकर गया, पहले तो बंटी और बबली को लगा कि सानिध्य सर इज वेरी गुड, लेट हिम अपॉइंट। लेकिन फिर उसके बाद बंटी को लगा सानिध्य सर का बबली के साथ सॉफ्ट कॉर्नर है, जो बबली है वो सानिध्य सर को डेली सेवई की खीर बना के खिला देती है, जो सानिध्य सर को बहुत पसंद है, इसलिए सानिध्य सर बबली को क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। तो वो चला गया बंटी कोर्ट के पास और बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सानिध्य सर इज बीइंग बायस्ड। तो वहां पर अगर कोर्ट बोले टू रिमूव द आर्बिट्रेटर तो वो चीज भी हो सकती है। सर प्रोसीजर क्या रहेगा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल? देखो भाई, या तो आप लोग मिलकर अपॉइंट कर लीजिए, या आप लोग किसी संस्था को रेफर कर दीजिए, कोर्ट को रेफर कर दीजिए, कोर्ट क्या कर लेगा, आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेगा। इसके अंदर भी फर्दर डिटेल्स में दिया हुआ है कि एक ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है तो एक को बंटी कर लेगा, एक को बबली कर लेगी, और फिर दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर एक और आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेंगे। तो ये सारे डिटेल्स आगे चल के दिए हुए हैं। सर फाइनली आर्बिट्रेटर क्या करेगा? आर्बिट्रल अवार्ड निकालेगा। और वो जो आर्बिट्रल अवार्ड होगा उसके कितने टाइप्स होंगे? 4 टाइप्स होंगे। एक होगा, देखो फॉर एग्जांपल हमने 5 डिस्प्यूट की लिस्ट बना ली कि ये 5 डिस्प्यूट हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास रेफर कर रहे हैं। अब वो जो 5 डिस्प्यूट की लिस्ट मेरे पास आई, अगर मैंने उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव अवार्ड दे दिया, वो है फाइनल अवार्ड। मैंने वो 4 में से किसी 2 डिस्प्यूट का अवार्ड दिया फॉर द टाइम बिंग, बाकी 2 का बाकी है, तो वह है इंटरिम अवार्ड। मान लीजिए लेट अस से एक हो गया सेटलमेंट अवार्ड की पार्टीज ने बोला, बंटी बबली ने बोला सर भले आपको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बना दिया था लेकिन हम खुद ही अपना आर्बिट्रल अवार्ड डिसाइड कर लेंगे, वो है सेटलमेंट अवार्ड। एक हो गया उन्होंने 4 डिस्प्यूट की लिस्ट सबमिट करी, मैंने अपनी तरफ से एक क्लेम बता दिया, एक आर्बिट्रल अवार्ड डिक्लेयर कर दिया, मेरे हिसाब से कंप्लीट है, फाइनल अवार्ड है। लेकिन फिर बंटी बबली को लगा कि अरे सर ने तो 4 में से 3 ही डिस्प्यूट के ऊपर ऑर्डर दिया है, 4 में से 3 ही डिस्प्यूट के ऊपर अवार्ड डिक्लेयर किया है, एक तो बाकी है। वो मेरे पास फिर से आए, फिर से 30 डेज में एप्लीकेशन दिया, मैंने फिर से एक एडिशनल अवार्ड डिक्लेयर किया, वो हो गया एडिशनल अवार्ड। और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं सर आर्बिट्रल अवार्ड के? एक तो मेजोरिटी का डिसीजन होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। अगर एक आर्बिट्रेटर रिजाइन करके जा रहा है उसको रीजन बताने की जरूरत नहीं है, वहां मेरी मर्जी। लेकिन जब वो आर्बिट्रल अवार्ड डिक्लेयर कर रहा है वहां मेरी मर्जी नहीं है, वहां आर्बिट्रेटर की मर्जी नहीं है, रीजन बताना पड़ेगा। आर्बिट्रल अवार्ड वैग नहीं होना चाहिए, क्लियर कट मेंशन होना चाहिए, किसको किसको रिवार्ड देना है, कितने टाइम में देना है, अगर नहीं दिया तो कितना इंटरेस्ट रेट बनेगा, सब कुछ क्लियर कट वे में होना चाहिए। एंड द अवार्ड शुड बी समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। मैं आर्बिट्रल अवार्ड में ये नहीं बोल सकता हूं कि भैया तेरी नेटवर्थ 10 लाख की है तो जाके 50 लाख का पेमेंट कर दे, या तू चांद से जाके तारे उतार के ले आ। एंड दैट आर्बिट्रल अवार्ड मस्ट नॉट बी इलीगल। और वो जो आर्बिट्रल अवार्ड सर आप डिक्लेयर करोगे, बंटी बबली ने पूछा क्या उसको भी चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, सिमिलर ग्राउंड्स हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा जजमेंट बायस था तो आप उस चीज को क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो अपने जुरिस्डिक्शन को ओवरस्टेप करके काम कर रहा है, आप उसको चैलेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो जो आर्बिट्रेटर है वो आर्बिट्रेटर ही कैपेबल नहीं था, आप कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हो और कोर्ट को साबित कर दीजिए कि वो जो आर्बिट्रेटर है वो कैपेबल ही नहीं था, या उसने लॉ के अगेंस्ट काम किया है, या उसने किसी एक व्यक्ति को प्रॉपर नोटिस नहीं दिया, दोनों पार्टी उसको इक्वली ट्रीट नहीं करा, या अपने जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड काम किया, तो वहां पे कोर्ट भी क्या कर सकता है, आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर सकता है। और जब कोर्ट के पास आप चैलेंज करोगे आर्बिट्रल अवार्ड तो कोर्ट के पास क्या होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे। या तो कोर्ट सेट असाइड कर देगा, डिसमिस इट, या तो कोर्ट कंफर्म कर देगा जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने बोला था बिल्कुल सही बोला था, या तो वो मॉडिफाई कर देगा, या तो कोर्ट बोलेगा मैं इस झंझट में नहीं पड़ रहा, मैं मामला किसको कर रहा हूं, सीधा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को दोबारा रेफर कर रहा हूं। तो ये क्या चीज में हो गया, सारा का सारा आर्बिट्रेशन में हो गया।
तो अब जाकर बंटी बबली के फंडास क्लियर हो गए और बंटी बबलीज ने बोला हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हमें समझ आ गया कि आर्बिट्रेशन में क्या है, काउंसलेशन में क्या है। तो घर जाकर अच्छे से बैठकर शांति दिमाग से हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि अपने को आर्बिट्रेशन में जाना है या काउंसलेशन में जाना है फॉर द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, या फिर सर और कौन से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होते हैं वो भी हम लोग एक बार रेफर कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, और अभी आप लोग क्या करोगे, आप लोग करोगे वीडियो को लाइक और घर जाकर करोगे चैप्टर को रिवाइज, और मल्टीपल रिविजन्स के लिए मेरे वॉइस क्लिप्स बराबर से सुनते रहोगे। एंड अगेन आप चाहते हैं कि भाई अपने को बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आना है तो सिलेबस में अपनी रिविजन्स रेगुलर बेसिस में बनाते रहोगे, सिलेबस को बराबर रिवाइज करते रहोगे, बराबर से टेस्ट दोगे और फाइनली क्या करोगे, जाके कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देकर आओगे और अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।